आज मेरे साथ रियल स्टेट से हैं शेख शुजाउल्लाह खान साहब। आपका इत्तेहाद टाउन कैसे डिफरेंट है दूसरे हाउसिंग ग्रुपों से, रियल स्टेट ग्रुप से? विदाउट अप्रूवल हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। जितने प्लॉट्स हैं, अप्रूव्ड प्लॉट्स हैं, उतने ही बेच सकते हैं। डिलीवरी जो है वो हमेशा हमारी अल्लाह का शुक्र है, जितने भी प्रोजेक्ट हमने अब तक लॉन्च किए वो टाइम से पहले डिलीवर किए हमने। यानी कोई घपला नहीं। पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर बाकायदा तौर पर किसी सेंट्रल कवायदो जवाबत कह लें, वन विंडो टाइप पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सका? नहीं है। अनफॉर्चुनेटली रियल स्टेट का जो सबसे बड़ा फुकदान है ना, और जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो यही है कि हमारा कोई रेगुलेटर नहीं है। तकरीबन $2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री और जिसको 70 शोबे और 70 शोबों में काम करने वाले लोग, उनका रोजगार, और उसका बाकायदा कोई वन विंडो ऑपरेशन नहीं, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं, इंडस्ट्री नहीं। आपसे लोगों को क्या 5 बड़े मसाइल हैं? हमारे ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं है सबसे ज्यादा। कितना अरसा लगेगा कि रियल स्टेट में पाकिस्तान में बाहर जैसा माहौल, या अगर इसको आसान लफ्जों में कहें दुबई जैसा माहौल हम प्रोवाइड कर सकेंगे? सर, हम वो कौम है जिनको शायद एक दिन लगता है चीजें इंप्लीमेंट करने में। हमने हेलमेट कल्चर पंजाब में देखा है कि जो बाइक्स के ऊपर कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, आज 99% लोग हेलमेट क्यों पहन के बैठे होते हैं। चलान होता है, उसमें भी FIR कटती है। 1 महीने में सारी चीजें हो सकती। तो यानी आसान लफ्जों में जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर हाउसिंग का सेक्टर CCD को दे दिया जाए बहुत जल्दी ठीक हो जाए। आपसे मिलकर मुझे बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूं आपके साथ, मजहब से हटकर, सियासत से हटकर, और रोज जो हम बहसें करते हैं उससे हटकर। किसी भी मुल्क के लिए मईशत उसकी रीढ़ की हड्डी है, और मईशत में आगे शोबे हैं। अगर मईशत बेहतर होगी, वो कहते हैं जिंदे घर दाने उनके कमरे भी सियाने, अगर मईशत बेहतर होगी तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। पूरा मुल्क का इमेज बेहतर हो सकता है। एक दौर था, स्पेन था जो दुनिया पे रूल कर रहा था, फ्रंट खोले उसने, फारग। फिर था बरतानिया, ग्रेट ब्रिटेन, कभी सूरज ही गरीब नहीं होता उसकी सल्तनत में, फारग। फिर रशिया, और रशिया तो हमारे सामने है, थोड़ा सा आगे पीछे। मईशत बर्बाद हुई, फारग। आजकल आला हजरत ट्रंप है, और जितने फ्रंट उन्होंने खोले हुए हैं वो भी मेरे ख्याल से बिगनिंग टू द एंड इसी तरफ ही जा रहा है काम। मईशत बड़ी अहम है, और ये मईशत हमारी, मैं तो जब से देख रहा हूँ मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। अवाम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं, और नीचे से नीचे जा रहे हैं। क्यों नीचे जा रहे हैं? सियासतदानों को आप रोज सुनते होंगे, बाकियों को भी रोज सुनते होंगे, हमें भी रोज मरसिया और नोए पढ़ते सुनते होंगे। मैंने एक सिलसिला शुरू किया, आप जरूर सुनिएगा, इसको गौर से सुनिएगा। ये जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, ये जो एक्चुअल लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिनको पता है कि असल प्रॉब्लम क्या है, वो क्या समझते हैं। क्या हमारे इस मुआशी निज़ाम में या इस सारे निज़ाम कोई बुनियादी अब तब्दीलियों की ज़रूरत है, या सारों को मिल बैठकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या क्या वजह है कि हमारा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा? और अगर डिलीवर कर रहा है तो सिर्फ 5-10% तक, नीचे डिलीवर ही नहीं कर रहा। क्या वजह क्या है? और हम इसमें मैंने शोबे किए हैं, एग्रीकल्चर है, ज़राअत है, उसमें जो लोग उससे मुतल्लिक़ है उनसे भी बात करेंगे, और इसके अलावा इंडस्ट्री उससे मुतल्लिक़ है उससे भी बात करेंगे, रियल स्टेट उससे बात करेंगे। 10 सवाल हर बंदे से पूछूंगा मैं, यानी एक प्रोफेशनल से 10 सवाल। और ये ज़रा जाहिर है मेरा और आपका टेस्ट बना हुआ है कि वो T20 खेलना, T10 खेलना, ये टेस्ट मैच है। लेकिन अपने नॉलेज के लिए आपने भी ये ज़रूर इसको सुनना है, और मेरे लिए भी ये बड़ा नॉलेजेबल होगा कि ये प्रोफेशनल क्या सोचते हैं मुल्क के बारे में, मईशत के बारे में, कौम के बारे में, मसाइल के बारे में। आज मेरे साथ रियल स्टेट से हैं। पहले मेरे इंसान बड़े अच्छे हैं, प्रोफेशनल कितने हैं ये अभी मैं और आप देख लेते हैं। शेख भी हैं और खान भी हैं। खानों का तो बुरा ही हाल है अब आजकल इस मुल्क में, लेकिन शेख जो हैं वो तो
वैसे शेखों का भी दुनिया में बुरा ही हाल है। तो शेख शुजाउल्लाह खान साहब, सर बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच। कुछ पहले अपने बारे में बताएं ना कि आपने कहाँ किन किन शोबों में काम जी किया जरूर और अब कहाँ काम कर रहे हैं। जी। थैंक यू सो वेरी मच जी फॉर हैविंग मी। मैंने 2001 में अपना करियर स्टार्ट किया था। सो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकरीबन 25 साल हो गए इस डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया। मैंने सबसे पहले अस्क्री बैंक ज्वाइन किया था, उसके बाद मैं यूनिलीवर में काम किया, कुछ अर्सा नेस्ले में काम किया, फिर मैं उसके बाद वारिद टेलीकॉम में ऑलमोस्ट 9 इयर्स आई वर्कड। फिर उसके बाद मैंने जी वारिद से मैं HBL में चला गया, फिर HBL से मैं चला गया इसके अंदर जोंग के अंदर, फिर जोंग में 2 साल काम किया, उसके बाद फिर मैं ज़मीन.com में काम किया और अब मैं इत्तेहाद टाउन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी। तो मतलब कि 3 शोबे, तीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम एंड एग्रीकल्चर। बैंकिंग सेगमेंट में जी, FMCG में एंड टेलीकॉम। बैंकिंग, टेलीकॉम एंड रियल एस्टेट एंड FMCG। इत्तेहाद टाउन। इत्तेहाद टाउन अभी आप जी, इसके मैं एज अ CEO इत्तेहाद टाउन काम कर रहा हूँ। ये क्या है? इत्तेहाद टाउन बेसिकली हम लोगों ने लॉन्च किया था 2017 में, इत्तेहाद टाउन फेज 1 के नाम से, जो रायमंड रोड पे है। ये एक रियल स्टेट प्राइवेट रियल स्टेट की हाउसिंग सोसाइटीज हैं हमारी, अच्छा। जो इस वक्त हमने 9 ने डिफरेंट सिटीज, 3 डिफरेंट सिटीज के अंदर लॉन्च किए हैं। और पिछले 8 सालों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट सिटीज के अंदर 5 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और इस वक्त हमारे टोटल 9 प्रोजेक्ट्स हैं, और जिसके अंदर इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई 18,000 प्लस एंड यूजर्स को सर्व कर रहे हैं। यानी 18,000 घर, 18,000 एंड यूजर, जिनमें से क्योंकि ऑब्वियसली कुछ प्लॉट्स हैं, कुछ लोगों ने घर बना लिए हैं, कुछ लोगों की इंस्टॉलमेंट चल रही है, सो डिफरेंट फेजेस में, बट हम एज अ कस्टमर 18,000 प्लस लोगों को सर्व कर रहे हैं इत्तेहाद टाउन के। आपने कहा 3 शहरों में, सर किन शहरों में? बेसिकली लाहौर, ऑब्वियसली लाहौर में हमने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद रहीम यार खान एंड देन सियालकोट। सो ये 3 वो शहर हैं जहां पे एग्जिस्टिंग हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। और ये हाउसिंग सोसाइटीज हैं, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज कह सकते हैं आप जी। अच्छा, इत्तेहाद टाउन भी एक हाउसिंग सोसाइटी है और एक रियल स्टेट ग्रुप है। आपका इत्तेहाद टाउन कैसे डिफरेंट है दूसरे हाउसिंग ग्रुपों से, रियल स्टेट ग्रुप से? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि हम डिफरेंट है या क्या, बट हमने कुछ असूल अपने लिए लॉक किए हुए हैं जिनको हम लेके चल रहे हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम डे फर्स्ट और आज तक उस पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। नंबर 1, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा एक नॉर्म है कि यहाँ पे लोग पहले लॉन्च कर लेते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर उसके बाद जमीनें खरीदते हैं, फिर अप्रूवल्स लेते हैं। सो हमारे यहाँ पे डे फर्स्ट पे जो एक बड़ा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, फ्रॉम द MD साइड, कि जी हमने पहले लैंड खरीदनी है, फिर उसके बाद उसकी अप्रूवल लेनी है, फिर उसके बाद हमने बेचना है, और जितने प्लॉट्स होंगे हमने उतने ही बेचने हैं। सो कुछ चीज़ों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह डे फर्स्ट पे बड़ा क्लियर कट स्टांस है, और जिसकी वजह से अल्लाह ने इज्जत दी है, और जिस तरह लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि विदाउट अप्रूवल हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, और जितना प्रोडक्ट है उतना ही बेच सकते हैं। लाइक जितने प्लॉट्स हैं, अप्रूव्ड प्लॉट्स हैं, उतने ही बेच सकते हैं, और डिलीवरी जो है वो हमेशा हमारी, अल्लाह का शुक्र है, जितने भी प्रोजेक्ट हमने अब तक लॉन्च किए वो टाइम से पहले डिलीवर किए हमने। अगर हमने 3 साल का पेमेंट प्लान दिया तो 1.5 साल में हमने डिलीवर कर दिया लोगों को। वहां पे लाइक लोग घर बना रहे होते हैं और साथ साथ इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हैं। सो ये चंद चीजें हैं जिससे हम नुमायां हो जाते हैं बाकी डेवलपरों से। बाकी भी अच्छा काम कर रहे हैं, बट इन चीजों की वजह से लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, और आज के टाइम में भी जो बुरे हालात चल रहे हैं रियल स्टेट के अंदर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना जो शेयर है उससे ज्यादा हम ग्रैब कर रहे हैं मार्केट में। यानी कोई घपला नहीं। देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, घपले की तरफ हम सोचते भी नहीं है, बिकॉज इस इंडस्ट्री के अंदर इतना पोटेंशियल है, इसके अंदर इतना अच्छा प्रॉफिट है कि अगर आप नेकनियती से काम करें, आप अपने जो बायलॉज हैं उनको फॉलो करें, जो कानून कहता है कि यार इस तरह लेके चलना है उसको फॉलो करें, और एक अच्छी डेवलपमेंट के साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल लोगों को दें, तो सर इसमें ना सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हम जब लॉन्च करते हैं तो हम लॉन्च के कुछ दिनों में सारा का सारा सौदा जो हमारे पास इन्वेंट्री की सूरत में होती है वो बेच देते हैं। सो ये हमारा बेसिकली एक जो हमें लगता है कि सही काम करने का एडवांटेज ही है। कितना % है, तो पर्सनल सा क्वेश्चन और वेरी करता है हर ग्रुप के साथ,
लेकिन कितना प्रॉफिट होता है एक जो आप हाउसिंग कोई मंसूबा लॉन्च कर रहे हैं और हम खरीद रहे हैं, तो आपको कितना एक प्रॉफिट होता होगा? देखिए, दो किस्म के प्रॉफिट होते हैं। एक होते हैं जो अप्रूव्ड और लीगल जो सोसाइटी होती है, और एक होते हैं इलीगल सोसाइटीज जिसके अंदर तो अन्यवा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। वो तो आप छापी जाए और बगैर जमीन के बेची जाए और अनलिमिटेड बेचें और अनअप्रूव्ड सोसाइटीज बेचें और उसके ऊपर कोई रोक टोक। एक होता है जो कि बायलॉज फॉलो करे, जो कि अच्छी लोकेशन पे आप सोसाइटी दें। सो ये डिपेंड करता है, 10 to 40% तक वेरी करता है प्रॉफिट पर एनम के हिसाब से। अच्छा, मुझे दोस्त कहते हैं, मैं तो इस बारे में नहीं जानता, कि 50 से ऊपर ऊपर ही होता है। मैं आपको देखें, डिपेंड करता है। अगर आप क्वालिटी कंप्रोमाइज करें ना तो शायद 50% भी क्रॉस कर जाए। लेकिन ये भी तो होता है ना कि हमारे बड़ों का तो ये एक धंधा है ये भी, कि यहाँ से सड़क गुजरनी है कुछ अरसे बाद, यहाँ से इंटरचेंज बनना है, यहाँ से कुछ चीजें होनी है, वहीं इर्द गिर्द उन्होंने औने पौने दामों पे जमीनें ली और बाद में बट साहब इसमें देखें, दो चीजें मैं आपको बताऊं, इसमें इलीगल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड या प्रोजेक्ट लेने जाते हैं तो आपने रिसर्च करते हैं ना, जिस तरह आपका एक शोबा है तो आप पहले रिसर्च करते हैं कि शुजा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, सारा कुछ। इसी तरह जब हम बिजनेस करने जाते हैं तो हम रिसर्च करते हैं कि कौन सा एरिया पोटेंशियल वाइज बेहतर है। अगर आज मैं वहां पे लैंड खरीद लेता हूं और इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे 5 साल बाद कहां पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लाइक मैंने फर्स्ट करें 1 बिलियन स्पेंड करना है, तो उसके लिए एक लैंड ये हो सकती है कि मैं यहां पे खरीदूं और एक लैंड वो हो सकती है जो यहां से 5 किलोमीटर दूर है। सो मैंने वो देखना है कि फ्यूचर में ग्रोथ किस एरिया में या डिमांड किस एरिया में या कनेक्टिविटी किस एरिया में बेहतर हो सकती है। सो ये बिजनेस रिक्वायरमेंट है। ये अगर इस पे कोई काम करता है तो ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज जब मेरी स्टडी या मेरा रिसर्च बेहतर होगा अपने बिजनेस के लिए तो मैं अच्छा प्रोडक्ट निकालूंगा। जब अच्छा प्रोडक्ट निकालूंगा तो भट्टी साहब, मैं या कोई XYZ वहां पे एंड यूजर आएगा तो उसको फ्यूचर में बेनिफिट होगा। नहीं, मैं समझा नहीं पाया। हम बात एक ही कर रहे हैं लेकिन उसके दो रुख हैं। आप कर रहे हैं कि ठीक है, एक इम्तिहान होना है, आपने पेपर देना है, जी हाँ, उसके लिए आप तैयारी करें। जी बिल्कुल, उसके लिए आप रिसर्च करें। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि एक पेपर आना है, उसके सवाल पहले से ही बता दिए जाएं मुझे कि ये आ रहे हैं, इसका जरा कर लो, कि इधर से सड़क गुजरी है, अब मैं बताता हूं, इधर से फलां। देखिए, जो भी रोड गुजरती है ना वो उसका एक प्रॉपर एक प्रोसेस है गवर्नमेंट का। उसके ऊपर टेंडर भी होता है, उसके ऊपर रिसर्च भी होता है, वो अनाउंस भी होती है, वो पब्लिश भी होती है। अब आज से 6 साल पहले कौन सा रोड कहां पे निकला था, आप शायद वो होमवर्क नहीं कर पाते। मुझे पता होता है कि यार मैंने होमवर्क करना है तो मैंने कहां से डाटा इकट्ठा करना है। सो देखें, ऐसा नहीं है कि कोई रोड जिस तरह आप कह रहे हैं कि पर्चा लीक आउट हो जाता है, ये पर्चा ऑलरेडी होता है। मैं कह रहा हूं कि मैं गलत बंदे से गलत सवाल कर रहा हूं। आपको कुछ चीजें तो हैं जो आप जाहिर प्रोफेशनल है, आपको समझ ही नहीं आ रही कि ऊपर क्या हो रहा है। नहीं, वो समझना भी नहीं चाहिए हमें। अच्छा, प्रोफेशनल टॉपिक भी रहता है। पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर बाकायदा तौर पर किसी सेंट्रल कवायदो जवाबत कह लें या एक सेंट्रल, एक छतरी, एक अम्ब्रेला, और या आप इस कह ले रेगुलेटर, या कह ले कि वन विंडो टाइप, पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सका? नहीं है। अनफॉर्चुनेटली रियल स्टेट का जो सबसे बड़ा फुकदान है ना, और जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो यही है कि हमारा कोई रेगुलेटर नहीं है। इसको एज ए इंडस्ट्री नहीं ले रहे। टेलीकॉम के अंदर अगर आप जैज देख लें, यूफोन देख लें, जोंग देख लें, इनको रेगुलेट पीटीए कर रहा है, बैंक्स को स्टेट बैंक कर रहा है। सो डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं जो कि आपको बायलॉज देते हैं, आपको कवानीन बना के देते हैं, आपको चीजें बड़ा आपको सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, आपके लिए हुकूमत से लड़ रहे होते हैं। हमारी इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली कोई ऑपरेटर या रेगुलेटर नहीं है, जिसकी वजह से हर डिविजनल लेवल पे जो अथॉरिटी है वो खुद कानून बनाती है और उसके अंदर शायद बहुत कम इनपुट होता है जो कि प्रोफेशनल लोगों का। सो अगर ये चीज बन जाए, इससे आपके 90% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाते हैं इंडस्ट्री के, बिकॉज आपको अप्रूवल्स लेने में आसानी हो जाएगी। जिस तरह रीरा का है दुबई में, आप देख रहे हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने प्रोजेक्ट कंसीव किया, आपकी लैंड आपके नाम पे होनी चाहिए, 25% आप 30% अकाउंट में जमा कराएं और उसके बाद आप सेल शुरू करें। और हर डेवलपमेंट के ऊपर हर स्टेज पे अथॉरिटी मॉनिटर करती है और आपको परमिशन देती है कि अब आप इसको अचीव करें। यहां पे क्या है, यहां पे पहले भेज दें, फिर उसके बाद अप्रूवल्स के लिए जाएं, फिर उसके बाद आप बिजली मंगवाएं, फिर सीवरेज पे जाएं। हो गई तो बहुत अच्छी बात है, ना हो गई तो किसी और जगह चले जाए। सो अनफॉर्चुनेटली ये चीज हमें मारती है। फिर हमें क्या मारती है, जब तक रेगुलेटर नहीं होगा तो अनअप्रूव्ड या अनऑथोराइज्ड या जो प्रॉपर अनप्लैन्ड सोसाइटीज बिक जाती हैं। क्यों बिकती हैं? बिकॉज रेगुलेटर नहीं होता। और वो हमारा 65 to 70%
मार्केट शेयर कैप्चर कर जाती है। उसकी वजह क्या है? आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप अनअप्रूव्ड बेच रहे हैं या इलीगल बेच रहे हैं और मैं अप्रूव्ड बेच रहा हूं, तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी। सो आपके पास लोग पैसा लेके आएंगे। आप भी मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, आपको भी कोई नहीं रोक रहा, मुझसे भी कोई नहीं पूछ रहा, बट मैं अप्रूवल लेके कर रहा हूं, मैं हर चीज प्रोसेस से लेके चल रहा हूं, मैं बाय लॉस को फॉलो कर रहा हूं, मैं ओवर सेलिंग नहीं कर रहा, तो मेरी कॉस्ट है हर चीज की, जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट की प्राइस महंगी है। आप मेरे साथ बैठे और आप बेची जाएं, प्रिंट निकाली जाएं, और जो करोड़ रुपए पर मैं प्लॉट बेच रहा हूं, आप 50 लाख का बेच रहे हैं, तो आपका 50 लाख भी प्रॉफिट है। नहीं, अब आप देखें ना, हुकूमत को भी इसी में फायदा है, एक वन विंडो ऑपरेशन होनी चाहिए, और मुझे भी इसी में फायदा है जिसने घर खरीदना है, होने चाहिए, और आपको भी इसी में फायदा है, तो ये है क्यों नहीं फिर? देखें, इसके लिए ना मुझे जो लग रहा है कि अथॉरिटीज को कयाम करना और उसके ऊपर एक बड़ा एक रोल के लिए, जिस तरह आप प्रोविंसेस में पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, यहां पे इस तरह सिंध गवर्नमेंट कर ले, इसी तरह बलूचिस्तान, फिर केपी के, एंड देन इसको वफाक के ऊपर इकट्ठा कर ले। उससे ना करने का क्या, ये वो लोग बता सकते हैं जो इस वक्त इन चीजों को चला रहे हैं, बट मेरे ख्याल में ये करने का इतना फायदा है कि आज आपको डाटा मिल सकता है कि जी हमें क्या शॉर्टफॉल है। हम कहते हैं जी 1,25,00,000 घरों के शॉर्टफॉल है, सो वो डेटा क्या है, वो आपसे मैंने इकट्ठा किया, दूसरी साइड से इकट्ठा किया, तीसरी साइड से इकट्ठा किया। कहीं पे रेगुलेटर नहीं है जो डेटा प्रोवाइड करे। जिस तरह पीटीए हर महीने कह देता है कि जी इतनी सिम्स एक्टिव हुई है, इतनी सिम्स बंद हो गई है, टोटल हमारा टेली डेंसिटी इतने % है। और इससे पता है एक मजे की क्या होगी कि मिसाल के तौर पे मैं बाहर से आया हूं, मुझे कोई पता नहीं सर, मैं बाहर सारी उम्र गुजारी, मैं इधर आके लाहौर में कोई खरीदना चाहता हूँ, ये वन विंडो ऑपरेशन होगा, मैं जाऊंगा, नीचे सारों का पता, रैंकिंग लिखी होगी, जिनके साथ फ्रॉड है फ्रॉड, जिनके साथ धोखे हैं धोखे, जिनके साथ सारा कुछ लिखा होगा। फ्रॉड क्यों होगा? जब एक चीज प्रोसेस बन जाएगा, लाइक फर्स्ट करें, मैं एक जनरली एक आपके साथ डिस्कशन के तौर पे बता रहा हूं कि फ्रॉड हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैंने अगर अथॉरिटी बन जाएगी तो मैं अप्रूवल में जाऊंगा, जब अप्रूवल होगी तो फिर मुझे परमिशन मिलेगी कि मैं बिल बोर्ड्स लगा सकता हूं, या मैं अपना एड टीवी पे ऑन एयर कर सकता हूं, या सोशल मीडिया पे लगा सकता हूं अपना एड। सो जब ये चीज अप्रूवल के बगैर होगी, तो जो पीएचए है यहाँ पे लाहौर में, वो जब तक उस अथॉरिटी की अप्रूवल नहीं होगी वो बोर्ड ना लगाए, तो वो बेचेगा कैसे? वो एड टीवी पे नहीं ऑन एयर करेगा, बिकॉज उसके पास अप्रूवल नहीं होगी, वो कैसे बेचेगा? सो बेसिकली आप तो कंट्रोल मजीद बेहतर कर लेंगे। आपके लिए, उन लोगों के लिए जो ओवरसीज हैं, उनके लिए फायदा होगा, उनको पता होगा, और सारा कुछ एक टच पे होगा, मोबाइल में होगा, बजाय इसके क्या रोल रहे हैं इधर उधर। सर देखें, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? डेवलपर को होगा, मेरी अप्रूवल का प्रोसेस तेज हो जाएगा। इस वक्त मैं अगर नॉर्मल जाऊं अप्रूवल के लिए, तो मुझे 6 महीने से 1 साल लग जाता है अप्रूवल में। मेरी सारी चीजें ठीक हो, चाहे मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हो, तब भी 6 महीने लग जाते हैं। सो 6 महीने जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है जमीन के ऊपर, बिलियंस ऑफ रुपीज, वो पैसा रिटर्न ही नहीं दे रहा, बिकॉज मेरे पास अप्रूवल नहीं है, मैं बेच ही नहीं सकता। अच्छा, आप एक जगह हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करते हैं जी, क्या 5 चीजें देखते हैं? जरा मुख्तसर बताइएगा। सबसे पहले लोकेशन, ठीक, उसके बाद लैंड कि वो उस पर लिटिगेशन ना हो, फिर उसके बाद अप्रूवल, फिर उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग की अप्रूवल, एंड देन उसके बाद डेवलपमेंट। ये नहीं देखते कि इसमें पानी कितने नीचे है, बिजली कितनी आसानी से आ सकती है, गैस किधर से, मेन कहीं से कनेक्टेड है कि नहीं है। जो लैंड की मैंने कहा ना लोकेशन, उसको अगर हम डिटेल में जाएं तो उसके 10 और चीजें भी हैं। उसकी हम बेसिकली सॉइल टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद उसकी हम नेटवर्किंग देखते हैं कि रोड नेटवर्क्स कैसे हैं, फिर उसके अंदर हम देखते हैं कि सीवरेज की कनेक्टिविटी नियरेस्ट कहां पे पॉइंट है, फिर उसके बाद हम सारे ये एंगल्स। सो वो लैंड की जब हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं या उस लोकेशन के ऊपर हमने सर्वे करना हो, तो उसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितनी मालियत की है पाकिस्तान में, एक अंदाजे के मुताबिक पता तो नहीं होगा। देखिए, इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 2.5% की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है सिर्फ कंस्ट्रक्शन, नॉट ओवरऑल लैंड। सो 1.5 to 2 ट्रिलियन डॉलर की एस्टिमेटेड ये इंडस्ट्री है। अगर आप इसको 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर की, और जिससे 20 शोबे, 70 डिफरेंट शोबे इसके अंदर उसको सपोर्ट करती हैं, लाइक टाइल्स, बिजली का सरिया, ईंटें, ये सारी इंडस्ट्री के अंदर लेबर्स ऐड होते हैं। तकरीबन $2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री,
और जिसको 70 शोबे और 70 शोबों में काम करने वाले लोग, उनका रोजगार, यस, और उसका बाकायदा कोई वन विंडो ऑपरेशन नहीं, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं, इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली। अच्छा सर, आपके ख्याल में रियल स्टेट के पाकिस्तान में 5 बड़े मसाइल अगर आपको मैं कहूं कि बताएं क्या हैं? सबसे पहले तो इसको एज ए इंडस्ट्री कंसीडर करके Done. और इस पे रेगुलेटर लेके आए। ठीक। नंबर 2, इसके अंदर जो हमारे प्रोसेसेस अप्रूवल के हैं उनको फिक्स किया जाए। नंबर 3, टैक्सेस के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो कि शायद इस वक्त हम वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट हुए हुए हैं इसके ऊपर, बिकॉज अगर 236 के देखें, फिर 236 सी है, फिर उसके बाद टीएमए है, फिर उसके बाद 1% स्टैम्प ड्यूटी है, ये सारी वो चीजें हैं जो कि इस इंडस्ट्री को स्लो डाउन करने में बहुत बड़ा हाथ है इसका। फिर उसके अलावा जो हमारी एक रीरा टाइप, एक जिस तरह एक रेगुलेटर होता है जो कि अनअप्रूव्ड और इलीगल सोसाइटीज को रोकता है, वो इसको इमीडिएटली लेके आना चाहिए। सो ये वो चीजें हैं जिससे ऑटोमेटिकली ये इंडस्ट्री बहुत कुछ रेवेन्यू गवर्नमेंट को दे सकती है टैक्सेस की सूरत में, जब ये सारे प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाए। अभी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है प्राइम मिनिस्टर ने, जिस तरह ये अब इन्होंने लोन अप्रूव किया है जिसके अंदर 5% फिक्स्ड फॉर 10 ईयर्स, जिसका 10 मिलियन के ऊपर दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मेरे ख्याल में इस इनिशिएटिव की क्वांटम को बढ़ाना चाहिए। अब ये 5 लाख है, फिर 10 लाख कर लें, तो हर साल अगर ये क्वांटम बढ़ाएंगे तो फर्स्ट टाइम जो घर लेना चाहता है और उसको 5% फिक्स के ऊपर, फिक्स इंटरेस्ट के ऊपर 10 साल के लिए मिल जाए, तो वो मुझे एक सेफ्टी होगी। मैं एज ए जॉब, मुझे पता है कि मैंने इतनी सैलरी में से क्या हुकूमत ने क्या किया सर? अभी जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने हाउसिंग के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा एक उन्होंने अनाउंसमेंट किया, और ये पूरे मुल्क में, ये पूरे मुल्क के लिए। उसमें यह है कि जी आप 10 साल के लिए 5% फिक्स के ऊपर 1 करोड़ रुपए लोन ले सकते हैं अपने घर बनाने के लिए। सो ये वो इतनी जबरदस्त चीज है कि जिससे ये इंडस्ट्री कुछ आपको यहाँ पे रिवाइवल मिलेगा और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज तेज होंगी, बाकी इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, सीमेंट वालों को, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि 70 इंडस्ट्रीज, यानी 1 करोड़ रुपए अगर मैं लूं 10 साल के लिए जी, तो मुझे हर साल 5% इंटरेस्ट 5 लाख देना होगा। 5% जी। तो ये 5 लाख कम नहीं हो सकता? इस वक्त अगर आप देखें तो 11%, मतलब 10% प्लस 3% इसका होता है, तो 13% वो 5%। और ये कभी अगर ये सब्सिडीज दे दें गवर्नमेंट और कहें कि आप जितना लोन ले उतना वापस करें 10 सालों में, फिर तो आप समझे कि ये इंडस्ट्री ही सिर्फ ये चल पड़ेगी। हाँ। सो ये तो देखें, मैं तो कह रहा हूं ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये चीज इंडस्ट्री ने अप्रूव करवा ली है, और ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई है, ये ऑटोमेटिकली इस इंडस्ट्री में एक बूस्टर आ जाएगा। चूंकि आप सियासतदान नहीं है तो आपसे ये रिस्क लिया जा सकता है। आपसे लोगों को क्या 5 बड़े मसाइल है वो भी बता। एज ए इंडस्ट्री अगर मैं बताऊं तो हमारे ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं है सबसे ज्यादा, बिकॉज हमने पास्ट में, हमसे मुराद हमारी इंडस्ट्री ने पास्ट में ओवर सेलिंग की है, हमने बगैर अप्रूवल की लोगों को प्लॉट्स बेचे हैं, हमने टाइम से डिलीवर नहीं किया लोगों को, कि अगर 3 साल का गया तो 5 साल में भी डिलीवर नहीं किया। हमने दुबई और सिंगापुर और थाईलैंड और उनकी बिल्डिंग्स दिखा के पाकिस्तान में वो चीज प्रोडक्ट दी ही नहीं है, जिससे कॉन्फिडेंस शेटर हुआ। हम में से बहुत से डेवलपरों ने ओवर सेलिंग की है बहुत ज्यादा, कि हमारे पास 100 प्लॉट होते थे और हम लोग हजारों में बेच देते थे, और फिर उन लोगों को कंपनसेट कैसे करते थे कि भट्टी साहब ने अगर करोड़ रुपया दिया तो 3 साल बाद उनको कहते यार 20% काट के मैं दूंगा, अगर लेना तो ले लो, या फिर मैं तुम्हें 20 किलोमीटर दूर कहीं पे कंपनसेट करूंगा, वहां पे प्लॉट दे दूंगा। सो उससे क्या हुआ कि इस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हुआ। सो अगर ये चीजें खत्म हो जाती तो आज ये इंडस्ट्री आपको कभी भी अलाउ ना करती कि आपका पैसा गल्फ में या ओवरसीज कहीं जाता। कितनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं पाकिस्तान में अंदाजा? सर मैंने पहले आपको कहा कि अगर आपके पास डाटा तब भी होता है जब आपके पास रेगुलेटर होता है। अंदाजा 8,000 से 10,000 के करीब आप रफली कह सकते हैं कि सोसाइटीज होंगी। और ये जो सबसे छोटी सोसाइटी है उसकी कोई कैद नहीं कि इतने घर होने चाहिए, इतनी जमीन होनी चाहिए। 500 कनाल, देखें हर साइज की सोसाइटी के अपने बायलॉज हैं। जैसे जैसे सोसाइटी बड़ी होती जा रही है उसके बायलॉज भी चेंज हो जाते हैं। सो उसमें रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें वेस्टेज क्या होनी चाहिए, उसमें ग्रेवयार्ड कितने % होने चाहिए, उसमें ग्रीनेज कितने %, फिर उसके अंदर कम्युनिटी सेंटर्स कितने % के होने चाहिए। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है सोसाइटी के स्केल के ऊपर। सो
200 की भी 200 कनाल की भी हो सकती है, 20,000 कनाल की भी सोसाइटी हो सकती अच्छा, कितने बेघर लोग हैं पाकिस्तान में इस है। आप सर्वे के मुताबिक 1 करोड़ 25 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जिनको आज पाकिस्तान में घरों की जरूरत है। 1 करोड़ 25 लाख। और अगर ये प्राइवेट हाउसिंग, जितने प्राइवेट डेवलपर्स हैं, अगर गवर्नमेंट उनके साथ एक प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेटेजी बना ले और 5 से 10 लाख हर साल देना शुरू कर दे, तो मैं कह रहा हूं कि 4-5 सालों में आप बहुत आराम से इंडस्ट्री भी बचा सकते हैं, टैक्सेस और रेवेन्यूज भी कलेक्ट कर सकते हैं, 70 बाकी इंडस्ट्रियों को भी सपोर्ट कर सकते हैं, और जो जिन लोगों के घर नहीं है उनको बड़े आराम से, जिस तरह भी आपने कहा कि 5% 0% क्यों नहीं किया। सो ग्रेजुअली ये वो चीजें हैं जो आपकी इस इंडस्ट्री के लिए बेहतर हो सकती हैं, और ये हो सकता है कि फ्यूचर में 5 के बजाय 3 हो जाए, फिर 0 हो जाए। सो इस तरह के स्टेप्स अगर गवर्नमेंट ले ले तो शायद ये इंडस्ट्री और लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लोगों की रिहाइश पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और गवर्नमेंट के रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये तीनों चीजों को ये काउंट फॉर कर सकते हैं। और अगर इसमें आप और गवर्नमेंट इकट्ठे हो जाएं बहुत अच्छी बात, तो मेरा ख्याल है ये मसाइल जल्दी हल हो सकते हैं। सर जब तक प्रोफेशनल लोगों को आप टेबल पे नहीं बिठाएंगे, सो मैं 100% इस चीज की गारंटी से कहता हूं कि आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, बिकॉज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उन लोगों को होता है जो दिन रात इस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, जो कि अप्रूवल से लेके डिलीवरी तक का सफर तय करते हैं, फिर उसमें उनको क्या हर्डल्स आ रही होती हैं उनको पता होता है, फिर उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का पता होता है। सो जब आप प्रोफेशनल्स को बिठाएंगे तो सोल्यूशन ही देंगे आपको, और सोल्यूशन आपको फायदे में आएगा। एज ए प्रोफेशनल आप समझते हैं ये रूडा ठीक प्रोजेक्ट? बहुत अच्छी बात है, ये पॉइंट आपका इसलिए वैलिड है। हमारे इस्लाम में भी है कि छोटे छोटे शहर आबाद करने चाहिए। आप एक शहर को जितना भी बड़ा करते जाएंगे ना, उसको मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वहां पे आप सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजें, मैं अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं भट्टी साहब। लाहौर के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आप जाए ना, तो आपको कम से कम 50 मिनट लग जाते हैं। सो इसके अंदर आपने सारी सर्विसेज देने, तो इससे बेहतर है कि आप एक नया शहर आबाद कर लें, ट्विन सिटी कॉन्सेप्ट, जिस तरह पिंडी इस्लामाबाद का है। सो इसी तरह आप एक नया शहर क्यों नहीं आबाद कर लेते? आप लाहौर ये है ना, उसको लाहौर 2 कर दें और उसको मॉडर्न लाइंस पे ले जाएं, उसको आज से ही बाय लॉस को फॉलो करवाएं, आज से ही सिस्टम फॉलो हो जाए वहां पे। सो वो आपकी कैप्चर करेगा मैक्सिमम पॉपुलेशन को। लेकिन उसमें जो इतराज आता है वो ये है कि बड़ी कमाल की लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड थी, वो बर्बाद हो गई। भट्टी साहब मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अगर ये रूडा आप ना अनाउंस करते ना, तो वहां पे मशरूम ग्रोथ होती और वहां पे वो स्लाइसेस बनते जो कि शायद कभी आप खाली ना करवा सकते। अभी भी जहां जहां पे जोन पे लोग जिनको एलोकेट किया हुआ है, वहां पे अभी भी आबादियां बनी हुई, कच्ची आबादियां। लेकिन देखें वहां पे भी तो अब आपका ग्रीन एरिया खत्म हो गया ना, कच्ची आबादी आ गई। सो क्या हुआ कि अब आप प्लानिंग से लेके उस प्लानिंग के अंदर ग्रीन एरिया भी रखें, उसके अंदर एजुकेशन सिटी भी रखें, उसके अंदर आप कमर्शियल एरिया भी रखें, और उसके अंदर आप रेजिडेंशियल के अंदर आप डिफरेंट अपार्टमेंट्स वाला एरिया भी रखें। सो इससे आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, आपकी कब्जे, जमीनों पे कब्जे भी नहीं होंगे, आपको वहां पे एक अच्छी, आप सही मतलब आप समझ, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी। लेकिन इस पे किसी दिन मैं करूंगा, क्योंकि जरूर करें, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं रूडा के। बॉस देखें, जब भी कोई नई चीज आप लॉन्च करेंगे ना, उसके मैं नहीं कहता कि वो 100% पॉजिटिव होगी, कहीं ना कहीं उसमें फ्लॉज होंगे, बट वो फ्लॉज कवर कैसे कर सकते हैं ये आप बैठ के डिसाइड कर सकते हैं और उसका प्लानिंग कर सकते हैं। जंग लगी हुई है, आपको पता ही है। हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अमेरिका इसराइल की मुसल्लत करदा जंग ईरान पर, अब अरब ममालिक इसके निशाने पे है, और जाहिर है वहां जो महफूज तरीन जगह का कॉन्सेप्ट था वो बदल गया। ऐसे ही सिक्योरिटी खत्म, इन्वेस्टमेंट डाउन है। तो हमें पाकिस्तान को मिसाल के तौर पे यूएई है या कोई और मुल्क हैं जहां लोग पहले इन्वेस्टर यहां से वहां जा रहे थे, इस जंग का कोई हमें फायदा हो सकता है कि वहां से इन्वेस्टमेंट वापस आए? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं समझूंगा कि ये मेरे ख्याल में बेस्ट टाइम है कि अगर इस इंडस्ट्री में कोई पॉजिटिव चीजें ऐड हो जाएं, तो ये सारा का सारा पैसा जो पाकिस्तान से बाहर गया वो सारा वापस आ सकता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में मैं इस वक्त ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे अपने जो मेरे दोस्त गल्फ कंट्रीज में बैठे हुए हैं, मुझे डेली बेसिस पे कॉल्स आ रही है कि जी हमने फंड्स जो कुछ रखे हुए थे इसे वो पार करना चाहते हैं। देखिए भट्टी साहब, ऐसे लोग भी हैं जिनकी अभी इंस्टॉलमेंट्स रहते हैं, उन्होंने इंस्टॉलमेंट होल्ड कर लिए,
बिकॉज कि उनको नहीं पता कि अनसर्टेनिटी है। हम्म। सो ये वो टाइम है जहां पे अगर हम कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी या कुछ रियल स्टेट के अंदर जो अच्छे डेवलपर्स हैं वो चीजों को प्रमोट करना शुरू कर दें, अच्छी चीजों को प्रमोट करना शुरू कर दें, सो बहुत बड़ा एक चंक जो है आप वापस लेके आ सकते हैं। लोग इस वक्त डरे हुए हैं, लोग इस वक्त पाकिस्तान को ज्यादा सेफ और ज्यादा सिक्योर समझ रहे हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। बिकॉज देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कुछ भी हो जाए इस वक्त हम अपने अगर जोग्राफिकली देखें तो हम बड़े सिक्योर प्रोटेक्टेड एरिया में, अल्लाह का शुक्र है, न्यूक्लियर पावर है हमारे पास। हमें चाहिए कि हम इस चीज को आज इनकैश करें कि न्यूक्लियर पावर में रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है। सो लोगों को प्रोटेक्शन भी मिल रही है, इकोनॉमी में भी फायदा होगा, और एंड ऑफ द डे आप अपने मुल्क में कंट्रीब्यूट भी करेंगे, और ये इंपैक्ट पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं। सो लोग इस वक्त दोबारा से वापस आ रहे हैं। यानी अगर ये वो मौका है, अगर इसको मैं इस तरह करूं कि जब सारी इंडस्ट्रीज, इस वक्त तो हम रियल एस्टेट की चूंकि बात कर रहे हैं, वैसे तो सारों को आगे बढ़ना चाहिए और हुकूमत लीड करे। जी बिल्कुल, आप इनके पीछे हों, बड़े बड़े, यानी रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं, जो 10 बड़े लोग हैं, बाकी भी सारे पीछे हों, वो बड़े हों और एक कोई बड़ा सा पैकेज अनाउंस करें। हुकूमत कहे मैं टैक्स कम कर रही हूँ जी, ब्लैक व्हाइट मनी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग कहें कि ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो बड़े लोग आ सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक सजेशन दी थी, हम प्लेटफॉर्म पे बैठे थे एक जगह पे, तो मैंने कहा था एटलीस्ट सीएम्स जो हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो इनिशिएटिव ले लें कि तमाम जो प्रोफेशनल लोग हैं रियल स्टेट से, या वो एंकर्स हैं, या वो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, या जो भी आपके हैं, उन ग्रुप्स को ब्रीफ करें कि जी हम आपको फॉर एग्जांपल पंजाब में बैठ के हम आपको क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं, और वो सिर्फ ये हो कि आपकी वो जो एक्टिविटी है वो ओवरऑल हर जगह पे उसका स्प्रेड हो जाए, लाइक वो मीडिया पे आ जाए, वो नेशनल मीडिया पे आ जाए, वो सोशल मीडिया पे आ जाए कि यार एज ए चीफ मिनिस्टर मैं आप लोगों को गारंटी देती हूं कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनकी प्रॉपर्टी सिक्योर होगी, उनको टाइम से डिलीवरी होगी, ये प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अप्रूव्ड हैं, इन प्रोजेक्ट्स पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। ये एक्टिविटी करने से मैं आपको लेके देता हूं कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप अपने सूबे में लेके आ सकते हैं या अपने मुल्क में लेके आ सकते हैं कि आपकी सोच से भी ज्यादा आएगी। कब वो वक्त आएगा, कितना अरसा लगेगा कि रियल स्टेट में पाकिस्तान में बाहर जैसा माहौल, या अगर इसको आसान लफ्जों में कहें दुबई जैसा माहौल हम प्रोवाइड कर सकेंगे? कुछ भी टाइम देखें, नियत पे है। अगर आज मेरी नियत हो जाए और मैं कहूं कि जी मैंने एज ए रेगुलेटर चीजों को इंप्लीमेंट करनी है, सर हम वो कौम है जिनको शायद एक दिन लगता है चीजें इंप्लीमेंट करने में। हमने हेलमेट कल्चर पंजाब में देखा है कि जो बाइक्स के ऊपर कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, आज 99% लोग हेलमेट क्यों पहन के बैठे होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये अगर नहीं करेंगे तो गरीब और अमीर जिसका वीगो डाला भी है या V8 भी है, उसके ऊपर भी अगर ब्लैक पेपर लगा हुआ है तो वो भी चालान होता है, उस पर भी FIR कटती है। अब मोटरवे पे जाएं, 120 से 100 पे आगे आज स्पीड में रहीम यार खान जा रहा था, मैंने ड्राइवर को पहले बता दिया कि 100 से नीचे रहना वरना FIR ये जो भी होगा तुम्हारा है। तो हम वो लोग हैं कि हम एडॉप्टेबिलिटी बड़ी अच्छी है हमारी, तो कोई चीज अप्लाई हो जाए सर 1 महीने में सारी चीजें हो सकती। तो यानी आसान लफ्जों में जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर हाउसिंग का सेक्टर CCD को दे दिया जाए बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा 100%। अच्छा, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं रियल स्टेट? बहुत अच्छा, पिछले 4 सालों से बड़ा बुरा टाइम देखा है, बड़ा नेगेटिव यहाँ पे एक्टिविटीज हुई हैं। बैंक इंटरेस्ट रेट 23% पे देखा है, जिसकी वजह से लोगों ने रियल स्टेट से पैसा उठा के बैंकों में लगाया है। अब वो टाइम है कि जो 3 साल का जो डेफिसिट था वो कवर होने वाला है, और इसमें इंशाल्लाह ईद के बाद मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखेंगे रियल स्टेट में। सिर्फ उन डेवलपर्स के पास रिस्पॉन्स आएगा जो अप्रूव्ड है और जो बिल्कुल एक्यूरेट चीज बेचते हैं और ओवर सेलिंग नहीं करते। मुझे जो समझ आई है वो ये आई है कि 2 ट्रिलियन डॉलर के करीब की इंडस्ट्री और 70 शोबे जिससे मुंसलिक हैं, और जो ख्वाब है हर बंदे का, अपना घर किसका ख्वाब नहीं, वो बगैर किसी छतरी, बगैर किसी सेंट्रल कवायदो जवाबत कवानीन के और बगैर किसी चेक एंड बैलेंस के चली जा रही, ऑटो पे चली जा रही। अगर हुकूमत और ये रियल स्टेट वाले इकट्ठे हों और एक ज़ाब्ता बना लें, एक मेन बॉडी बना लें, और उसके तहत एक यानी 1 विजन 1 रोड और एक हिकमत अमली हो, फ्रॉड भी ना हो, चीज़ें भी बेहतर डिलीवर हो, और जो एक
करोड़ 25 लाख घर और चाहिए, मेरी तो दुआ है कि आप सारों को अल्लाह घर दे, हाँ। वो घर भी उनको मिल जाए। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यानी आपने बात सुनी, और भी लोगों से बात करेंगे। सर आपसे मिलकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।